हाय फ्रेंड्स, एसएलपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले सॉरी थोड़ा लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं एक दिन के गैप में वीडियो अपलोड करती हूँ ये सोच के शायद 2 दिन में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी होती है। लेकिन हाँ, एक रेगुलरिटी ज़रूरी है। अगर रेगुलरिटी नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा सब्जेक्ट से। तो आपने पिछला वीडियो देखा है, उससे रिलेटेड है ये वीडियो। पिछला था हमारा 4 पार्ट, आज है 5th पार्ट। हमने क्या देखा था? साम्यावस्था देखा था, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं देख ली थी, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या सक्रिय मात्रा का नियम। इसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे जो 2016 और 17 का क्वेश्चन था। वो मैंने कहा था आप लोगों से बन जाएगा, बना लीजिएगा और आंसर कमेंट कर दीजिएगा, या नहीं बनेगा तो कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आया है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। आज हम देखेंगे केपी और केसी में संबंध। क्यों देख रहे हैं केपी और केसी में संबंध? क्योंकि इससे भी 2 क्वेश्चन आए हैं। आगे बढ़ते हैं। केपी एंड केसी में संबंध। केपी और केसी क्या है ये पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। केसी क्या है? सांद्रता का टर्म है, मतलब सांद्रता के टर्म में स्थिरांक। और केपी क्या है? जब हम दाब का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है। अगर इस समीकरण के लिए मैं केसी लिखती हूँ तो मैं सांद्रता लिखूँगी सी के पावर में n1 डी के पावर में n2 अपॉन ए के पावर में m1 n2। ये मैंने केसी लिखा। और इसी को अगर मैं दाब के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगी? पी सी एन वन। ये पी सी क्या है? तो ये दाब है सी का, डी का, ए का, बी का। हम दाब के फॉर्म में उसको ऐसा लिखेंगे। ये हुआ के सी और के पी। अब देखते हैं इसमें क्या संबंध है। तो एक होता है आदर्श गैस। आदर्श गैस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू एन आई टी। अब अगर पी वी इज इक्वल टू एन आई टी को मैं देखूं तो मैं इसको P इज इक्वल टू लिख सकती हूँ N बाई वी आर टी लिख सकती हूँ। ये जो N बाई वी है, N क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स, और V रहता है वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स, जो भी विलयन में जो अणु परमाणु जो घुले रहते हैं, जिसको हम मोल के टर्म में लेते हैं, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो इस विलयन में, इस वॉल्यूम में डिज़ोल्व है, घुले हुए हैं, उसको हम कहेंगे इसकी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए इसको मैंने C से रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू CRT। अब सांद्रता, इसके लिए सांद्रता क्या है? A, इसके लिए B, इसके लिए C, इसके लिए D। लेकिन कैसी सांद्रता? मोलर सांद्रता। तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? N बाई वी के जगह N बाई वी मेरा यहाँ पे हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान भी कह सकते हैं इसको, सांद्रता भी कह सकते हैं। अब अगर मैं A के लिए देखूँ, A के लिए मैं लिखूँ क्या? PCRT। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? P इज इक्वल टू C के जगह आप लिख देना A, और ये ब्रैकेट में ले लिया, मतलब ये सक्रिय द्रव्यमान हो गया इसका RT। उसी तरह अगर मैं PA के लिए ना, वैसे ही PB के लिए देखूँ तो क्या लिख सकती हूँ? B RT। C के लिए PC B RT, और D के लिए D RT। अब ये जो PA, PB, PC और PD की वैल्यू आई है मेरी, यहाँ पे जो वैल्यू आई है मेरी, उसको मैं ये जो KP वाला फॉर्मूला है उसमें क्या कर दूँगी? पुट कर दूँगी। तो क्या आएगा मेरा? PC के जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? CRT, PD के जगह DRT, PA के जगह ART, PB के जगह BRT। ये मैंने लिख दिया। और जो पावर में था, पावर में क्या था? यहाँ पावर में N1 है, तो जैसे यहाँ पे C दिया है ना, PC का ऊपर N, तो PC की वैल्यू कितनी है मेरी? CRT। तो इसका पावर भी तो N हो जाएगा जब मैं इसको रखूँगी यहाँ पे, तो CRT। ठीक है। अब KP में रखने पर मेरा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? CRT
DRT, ART, BRT, और जो पावर लगा हुआ था उसका वो हमने लगा दिया। अब हम क्या चीज़ कॉमन निकाल लेंगे इसमें से? ये जो RT है उसको हम क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने कॉमन निकाल लिया RT को, तो क्या कर दिया? C कर दिया DAB, लिख दिया CDAB। RT यहाँ से कॉमन निकला और इसकी जो घात है N1 N2 ये आपस में जुड़ गए, N1 प्लस N2, वैसे ही नीचे वाले M1 प्लस M2 हो गए। ये बन गया मेरा। अब RT बाई RT की पावर ऊपर N1 प्लस N2 है और नीचे है RT M1 प्लस M2। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? तो इसको लिख सकती हूँ RT इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, RT के पावर में N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2, इस तरह से। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये। अब ये जो वैल्यू है मेरी वो किसके इक्वल है? KC के। जब KC लिखते हैं ना CDAB और जो पावर में, तो KC के इक्वल है, तो इस पूरे के जगह मैंने केवल KC लिख दिया। तो KP इज इक्वल टू KC हो गया और RT N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। अब ये जो N1 N2 है और M1 M2 है, तो जो N1 N2 है वो किस में था? उत्पाद का था, स्टाइकियोमेट्रिक यानी सामने जो लगा हुआ था डिजिट उत्पाद का था। देख लेते हैं, ये यहाँ पे ये जो N1 N2 है ये उत्पाद के लिए है और M1 M2 क्या है? अभिकारक के लिए है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, डेल NG N1 N2 माइनस M1 M2 को मैं किससे शो करूँगी? डेल NG, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। अब मेरा रिलेशन क्या आ जाएगा जिसके कारण? KP इज इक्वल टू KC RT और ऊपर आ जाएगा डेल NG। अब ये N1 N2 किसके लिए था? उत्पाद के लिए, जो सामने स्टाइकियोमेट्रिक या रस समीकरण लगा था, और M1 और M2 क्या था? अभिकारक के लिए। तो उत्पाद और अभिकारक के अणुओं के बीच का जो अंतर है उसको हम किससे शो कर रहे हैं? डेल NG। अब देखते हैं डेल NG के लिए अगला कंडीशन, KC के लिए मात्रक तो सिंपल है। KC मतलब कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। तो सांद्रता किस में लिखते हैं? तो मोल पर लीटर में लिखते हैं, ऊपर डेल NG। वैसे ही KP दाब है, दाब किस में लिखते हैं? ATM में लिखते हैं। स्थितियाँ देखते हैं, जब डेल NG की वैल्यू क्या हो? 0 हो, यानी जितना उत्पाद है उतना ही हमारा अभिकारक भी है। तो क्या हो जाएगा? डेल NG इज इक्वल टू 0। कैसे होगा देखते हैं। अगर मान लो मैंने अभी रिलेशन निकाला KP इज इक्वल टू KC RT और ऊपर अगर डेल NG, ऊपर डेल NG था और डेल NG की वैल्यू अगर 0 हुई तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 1। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो KP किसके इक्वल हो जाएगा? KC के इक्वल हो जाएगा। एक रिलेशन यहाँ पे निकला। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। अब इसके लिए आपको डेल NG निकालना है। कैसे निकालोगे? मैंने क्या कहा है? उत्पाद माइनस अभिकारक। उत्पाद की संख्या कितनी है यहाँ पे? 2, तो 2 कर दो, माइनस अभिकारक कितना है? 1 और 2, तो 2 इज इक्वल टू 0। डेल NG क्या है? 0 है, इसलिए KP इज इक्वल टू KC होगा। वैसे ही दूसरा दिया हुआ है ये वाला H2I2 2HI, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 2 है उत्पाद, अभिकारक कितना है? अभिकारक भी 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। डेल NG की वैल्यू 0 आ गई। अब जब डेल NG पॉजिटिव हो तब KP मेरा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? KC से। KP क्या है? KC से बड़ा। कब? जब डेल NG पॉजिटिव हो। तो देखते हैं यहाँ उत्पाद कितना दिया है? 1 और 2। उत्पाद के कितने अणु हैं? 2। अभिकारक के 1, तो कितना आएगा? 1, यानी पॉजिटिव है। वैसे ही दूसरे वाले रिएक्शन में उत्पाद कितना है? 3 1 4, तो 4 माइनस अभिकारक 2, तो आया 2। दोनों में पॉजिटिव डेल NG, इसलिए KP क्या होगा?
ग्रेटर होगा Kc से। जब डेल एन जी निगेटिव हो तो डेल एन जी निगेटिव होगा तो क्या होगा, Kp जो है स्मॉल होगा Kc से। यहाँ पे उत्पाद कितना दिया है 2 माइनस अभिकारक 3, ये 1, टोटल 4 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कितना दिया है 1 और यहाँ पे 1 और 2 यानी कि 2 -1। तो किस में आई, इसमें डेल एन जी की वैल्यू माइनस में। तो जब डेल एन जी की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, तब क्या होगा हमारा Kp जो है स्मॉलर हो जाएगा Kc से। अब देखते हैं K के अनुप्रयोग। K के क्या अनुप्रयोग है, तो K के अनुप्रयोग में जब क्रिया कारकों का स्थायित्व तो बढ़ता है तब K का मान घटता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिया कारक लिखती हूँ A और B, फॉर एग्जाम्पल A और B। तो जैसे जैसे हमारा रिएक्शन होगा तो मेरा दर बढ़ना चाहिए, दर बढ़ेगा तो K भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मान लो इस स्थायित्व की बात कर रही हूँ, अगर अभिकारक की स्थायित्व ज़्यादा है तो K की स्थायित्व का मान घटेगा। वैसे ही अगर उत्पाद जो है, उत्पाद ज़्यादा है तो K का मान भी ज़्यादा होगा। ये याद रखना, जितना ज़्यादा उत्पाद बनेगा उतना ज़्यादा K होगा और जितना ज़्यादा अभिकारक बनेगा उतना कम K होगा। देखते हैं नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हैलोजन ऑक्साइड का। क्या दिया हुआ है, इन दोनों अभिकारक में से कौन ज़्यादा स्थायी है। तो सबसे पहली बात तो ये अभिकारक है, तो वही अभिकारक ज़्यादा स्थायी होगा जिसके K का मान कम हो। किसके K का मान कम है, किसके K का मान कम है, K2 के। किसका K1 ज़्यादा है हमारा यहाँ पे K2 से, तो K2 का मान कम है, इसलिए ये जो हैलोजन डाइऑक्साइड है इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, साम्य नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक, तो जनरली मैं अभी केवल ताप का बताऊंगी। ताप प्रभावित करता है, वो भी किस पे डिपेंड करता है, ताप का जो इफ़ेक्ट है वो अभिक्रिया के ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी पे डिपेंड करता है। जब डेल एच क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊष्माशोषी होगा। अब वो ऊष्माशोषी है मतलब उसको ऊष्मा चाहिए, तो ऊष्मा चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का मान साम्य नियतांक क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा ऊष्माक्षेपी, डेल एच का मान कैसा, निगेटिव। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे ऊष्माक्षेपी खुद ही हीट रिलीज कर रहा है, अब जो खुद रिलीज कर रहा है हीट, उसको और हीट दोगे क्या, नहीं दोगे। तो यहाँ पे अगर ताप कम करेंगे तब साम्य नियतांक क्या होगा, ज़्यादा, और अगर ताप बढ़ाएंगे तो साम्य नियतांक क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे K1 ग्रेटर था K2 से, और यहाँ पे ऊपर में K2 ग्रेटर था K1 से और नीचे K1 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया को निरूपित करने के तरीके, अब किस किस तरीके से हम इसको निरूपित कर सकते हैं, इसको अच्छे से देखना, न्यूमेरिकल है इसमें बहुत सारे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है A + B C + D में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए अगर मैं Kc लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, उत्पाद लिखूंगी, CD बाय नीचे क्या लिखूंगी, AB। ठीक है, अब अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, यानी AB ऊपर चला जाए और CD नीचे आ जाए, तो मैं Kc को क्या लिखूंगी, 1/Kc लिख सकती हूँ ना। तो अगर कोई रिएक्शन उल्टा दिया हुआ है मेरा, जैसे यहाँ पे मेरा दिया हुआ है K0C = AB और CD, तो यहाँ पे इसको अगर मैं उल्टा करूँ, तो उल्टा करूँगी तो 1/Kc हो जाएगा और AB ऊपर चला जाएगा और CD हो जाएगा। तो यहाँ पे जो K.C दिया है और यहाँ पे AB और CD दिया है, इस AB और CD की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, 1/Kc रख सकती हूँ। तो मेरा एक रिलेशन क्या मिल जाएगा, K.C = 1/Kc। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा।
दूसरा दिया है बहुपदीय अभिक्रिया। बहुपदीय अभिक्रिया में क्या होता है, बहुत सारे स्टेप रहते हैं। जैसे कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। इन दोनों स्टेप को जब मैं जोड़ती हूँ तो मुझे तीसरा स्टेप मिला। तो ये K1 था, ये K2 था। कभी भी ऐसे जोड़ने वाला टर्म मिलेगा, स्टेप्स को जोड़ने वाला, तब K इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 नहीं होता है, K1 इंटू K2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया की रस समीकरण मिति पे। अब रस समीकरण मिति क्या, ये जो सामने डिजिट दिया है ना, इसी के रस समीकरण मिति कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है 2NO2 N2 + 2O2। अब इसके लिए मैं Kc लिखूँगी तो क्या लिखूँगी, O2 के पावर में कितना है 2, और क्या N2 बाई NO2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगा 2। यही लिखूँगी ना Kc का वैल्यू, लिख दिया है मैंने यहाँ पे Kc का वैल्यू। अब अगर इसी अभिक्रिया को, इसी को अगर मैं 2 से भाग दे दूँ, तो 2 से भाग दूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा। तो मेरा नया रिएक्शन क्या बन जाएगा, NO2 हाफ N2 और O2। 2 से भाग दूंगी अगर इस समीकरण पहले को, तो ये बन जाएगा मेरा नया इक्वेशन। अब इसके लिए अगर मैं लिखूं तो K.C इज इक्वल टू N2 की पावर में हाफ O2 और NO2। अब अगर इस पूरे को क्या कर दूं मैं, रूट में ले लूं। अगर इस पूरे को मैं रूट में ले लेती हूँ, किसको, N2 + O2 का स्क्वायर बाई NO2 स्क्वायर, तो क्या होगा, स्क्वायर वाला तो बाहर निकल जाएगा और N2 के ऊपर क्या आ जाएगा, हाफ आएगा। कैसे आएगा, N2, ये रूट को अगर मैं हटाऊंगी तो N2 के ऊपर आ जाएगा हाफ, और ये जो 2 दिया है तो 2 अलग हो जाएगा, यानी N2 हाफ हो जाएगा और O2 हो जाएगा और नीचे NO2 हो जाएगा। ठीक है, कब ऐसा आया मेरा, जब मैंने इसका क्या किया, रूट। ये किसकी वैल्यू है, Kc की, यानी जब मैं Kc को रूट में लूँ, Kc को रूट में लूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, रूट Kc लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मुझे ये रिलेशन मिल जाएगा। अब Kc को और क्या लिख सकती हूँ, तो Kc इज इक्वल टू, मतलब K.C इज इक्वल टू Kc, अगर रूट हटाऊँगी तो 1/n। यहाँ पे 1/2 लेना चाहिए मुझे, लेकिन n मैंने इसलिए लिया है कि अगर कोई और डिजिट हुआ तो। नेक्स्ट, अगर इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किसको, इसको, तो कितना हो जाएगा, 4NO2, यहाँ पे 2N2 और यहाँ पे 4O2। अब इसके लिए अगर मैं लिखूं तो उसके लिए लिखेंगे, अगर मान लो इस पूरे का मैं पावर कर दूं तो कितना आएगा, N2 का पावर 2 और O2 का पावर 4 बाई NO2 का पावर 4 आएगा। ये आ जाएगा किसकी वैल्यू, Kc स्क्वायर की वैल्यू। अब नीचे क्या दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो मुझे क्या मिला, ये, और यही मुझे अभी कब मिला, जब मैंने Kc का स्क्वायर किया तब भी मुझे यही मिला था। तो मैं इसके जगह क्या रख सकती हूँ, Kc स्क्वायर रख सकती हूँ। ये मैंने रख दिया, K.C इज इक्वल टू Kc स्क्वायर। चाहो तो n रख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार 2 ही हो, 3 4 5 भी तो हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे n भी रख सकते हैं अपन। तो 3 रिलेशन मुझे, और है क्या, नहीं, 3 रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल गया इसका। कौन कौन सा रिलेशन है, पहला तो ये वाला है, दूसरा ये इंटू वाला है,
तीसरा, चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, Kc की पावर 1/n। चौथा, ये 4 फॉर्मूले याद रखना, क्या पता डायरेक्ट रिलेशन दे दे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अभी तक जितना पढ़ा है हमने वो क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस अभिक्रिया का उत्पाद अधिक स्थायी है। सिंपल सी बात, उत्पाद किसका स्थायी होता है, जिसके के की वैल्यू ज़्यादा हो। देख लो के की वैल्यू किस में ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है के की वैल्यू, तो इसका उत्पाद क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। सेकेंड, साम्य स्थिरांक, तो साम्य स्थिरांक के लिए अगर हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी सी प्लस डी लिखते हैं, तो ये जो इधर जा रहा है ये मेरा कैसा रिएक्शन है, फॉरवर्ड, और जो इधर आ रहा है वो कैसा है, बैकवर्ड। तो हम क्या लिखते हैं, के एफ, साम्यावस्था में क्या होता है, के एफ बाई के बी इज इक्वल टू के बी और सी डी, ये पिछले क्लास में पढ़े हैं फिर भी मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। तो के एफ, के बी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू इधर सी डी बाई ए बी। अब मुझे यहाँ पे क्या मिला, साम्यावस्था पे के एफ बाई के बी। देख लो ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन में है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, 527 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू दिया है और Kp निकालना है। तो हमारे पास Kp का क्या फॉर्मूला होता है, तो Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT और ऊपर रहता है डेल एन जी। अब ये जी गैस टर्म के लिए है, यहाँ पे अगर मैं डेल एन पहले निकाल लेती हूँ तो डेल एन कितना निकलेगा, ये पूरा मेरा क्या उत्पाद, तो उत्पाद टोटल कितना है, 1/2 प्लस 3/2 कितना होगा, 4/2, 2, तो उत्पाद मेरा कितना है, 2। तो उत्पाद मैंने ले लिया 2, अभिकारक कितना है, 1, तो मेरे डेल एन की वैल्यू कितनी आई, 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, अब डेल एन की वैल्यू 1 आई तो मैंने 1 रख दिया, तो के सी का वैल्यू कितना दिया है, 4, आर की वैल्यू तो दी नहीं है, टेम्परेचर दिया है 800 आर, ये होना चाहिए के पी का वैल्यू। देखें ऐसा कोई ऑप्शन है, 4 × 800 आर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है, ये टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चन दिया है और पूछता है साम्य नियतांक निम्न पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन दिया है 2016 में, जो मैंने आपको पिछले क्लास में सॉल्व कराया है। तो किन पे निर्भर नहीं करता, तो क्रियाकारक, उत्पाद सांद्रता, दाब पर, आयतन पर, उत्प्रेरक, ये सब अगर आपको देगा ऑप्शन में क्या, साम्य नियतांक, तो नहीं करता। किस पे निर्भर करता है, तो साम्य नियतांक का मान केवल ताप पर निर्भर करता है। यानी कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको, हो सकता है आपको टफ लगे थोड़ा सा। यहाँ पे रिएक्शन दिया है, ये इसका वैल्यू कितना है, K1 है, इसका वैल्यू कितना है, तो K2 है, और इसके लिए K3 निकालना है। क्या रिलेशन आएगा इस K1, इस K2 और K3 में, तो रिएक्शन देख लेते हैं तो रिलेशन भी मिल जाएगा। मुझे इसको बनाना है, लास्ट रिएक्शन क्या है, XeO4 प्लस 2HF क्या है,
XeO3F2 प्लस H2। ये मैंने लास्ट इस वाले रिएक्शन को यहाँ पे लिख दिया है। अब अरे यहाँ पे मैंने ये वाला रिएक्शन लिया है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जोड़ूँ तो जोड़ूँगी तो एक साइड में क्या आना चाहिए मेरा, एक साइड में XeF6 XeO4 H2 और ये आना चाहिए, लेकिन एक साइड केवल XeO4 है, ठीक है, और 2HF है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस रिएक्शन को उलट दो। उलट दो मतलब व्युत्क्रम ले लो इसका। तो व्युत्क्रम यानी उल्टा। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ XeF6 प्लस H2O XeOF4 प्लस 2HF, ये पहला वाला रिएक्शन लिखा है ना मैंने। अगर मैं इसको उलट दूँ, इसके लिए अगर मैं KC लिखूँगी तो क्या लिखूँगी, ये ऊपर आ जाएगा XeOF4 और HF का पावर 2, और वैसे ही ये दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे KC। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूँ, उल्टा, तब क्या होगा, ये जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगी वैल्यू, और जो ऊपर वैल्यू है वह नीचे आ जाएगी, और ये जो KC दिख रहा है मतलब K1 दिख रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। होगा, हाँ होगा, ठीक है। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो उल्टा किया तो मैं क्या लिखूँगी, 2HF प्लस XeO4 क्या बना रहा है, XeF6 प्लस H2, और K की वैल्यू कितनी हुई, तो 1/K1 हो गई। अब ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसको मैं लिखूँगी XeO4 प्लस XeF6, यहाँ पे XeOF4 प्लस XeO3F2, ये यहाँ पे क्या है, K2 है। देखते हैं, अब इन दोनों को मैं जोड़ लेती हूँ, क्या कटेगा, यहाँ पे XeO4 दिया है, यहाँ पे भी XeO4 दिया है, दोनों कट जाएगा अपोजिट साइड से। XeF6 कट गया, बचा क्या, तो बचा क्या, 2HF ये बचा XeO4 प्लस 2HF, और कुछ बचा है क्या इस साइड, नहीं बचा है। उस साइड क्या बचा है, तो उस साइड बचा है XeO3F2 प्लस H2। अब ये जो 1/K1 और K2 है, इसका K3 से क्या रिलेशन होगा, तो इसका K3 से रिलेशन देखते हैं। अब ये जो मेरा ये जो आया है कहना चाहिए ये वाला, ये मेरा थर्ड है, ये K1 के लिए, ये K2 के लिए, और यही निकालना है मेरे को। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन, इसके लिए साम्य स्थिरांक निकालने को बोला है। किसके लिए, इसके लिए। यही आया मेरा रिएक्शन, यहाँ पे भी देख लो, XeO4 XeA4 2HF ये और ये कब आया, जब मैंने इसको उल्टा किया और इसको जोड़ा। अब इसके लिए 1/K1 है, इसके लिए K2 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँगी K3 इज इक्वल टू K1 सॉरी 1/K1 है ना, 1/K1 इंटू K2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा K3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K2/K1 आएगा, K2/K1। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, K2/K1। थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा, लेकिन आप पेन और पेज उठा के सॉल्व कीजिएगा, आसान लगेगा। नेक्स्ट है
यहाँ पे दिया हुआ है, इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसा कर दूँ तो सिंपल सी बात है, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो 2 से डिवाइड करेगा तो HCl और हाफ H2 और हाफ Cl2 बनेगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻17। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे कैसे आएगा सोच रहे होगे, तो याद दिला दूँ, जब किसी रिएक्शन को डिवाइड करते हो तो वहाँ पे K.C इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा √Kc। ये ऊपर अभी अभी थोड़ा देर पहले मैंने समझाया है। और Kc की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो Kc की वैल्यू यहाँ पे दिया है 4 × 10⁻34। रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻17। तो आंसर आ जाएगा मेरा फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है K1 K2 K3 के पदों में समझाइए। बहुत सही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसके लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे रिएक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए 2HN, पहला ये दिया हुआ है 2NH3, ये तो सही है, और N2O2 2NO ये भी ठीक है, H2 हाफ O2 हाफ H2। अब अगर मुझे ये सॉल्व करना है, ये रिएक्शन बनना चाहिए मेरा, ये वाला रिएक्शन इन तीनों रिएक्शन से। तो NH3 इधर है, मतलब इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर रही हूँ, तो मैं क्या कर दूँगी 2NH3 और इधर क्या आ जाएगा N2 + 3H2 आएगा। तो K1 जो है वो क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। ये जैसा है वैसा ही लिख दूँगी यहाँ पे मैं, N2 + O2 और इधर क्या हो जाएगा 2NO। ये जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3H2 बोला है, यहाँ पे केवल एक H2 है इसलिए पूरे को 3 से, तो 3H2 प्लस इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, 3/2 O2 और यहाँ पे 3H2। अब इन तीनों को जोड़ देती हूँ, ये क्या है 1/K1 और ये मेरा K2 और यहाँ पे K3 की पावर 3 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या चीज़ कट रहा है, तो यहाँ पे 3H2 और यहाँ पे 3H2 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, N2 कटेगा, N2 कटेगा, और कुछ नहीं कट रहा है। अब बचा क्या है, तो यहाँ पे 2NH3 बचा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2NH3 प्लस एक ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पे 3/2 ऑक्सीजन बचा है। अब एक ऑक्सीजन और 3/2 ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 5/2 ऑक्सीजन बच गया। इस साइड क्या बचा है 2NO बचा है और 3H2O बचा है, तो 2NO + 3H2। ठीक है। अब ये क्या आ गया मेरा, ये वाला रिएक्शन मैंने निकाल लिया, ये वाला, ये जो ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है मेरा, ये सेम यही रिएक्शन मेरा बन गया जब मैंने क्या किया, तीनों को जोड़ा। और तीनों को जब जोड़ते हैं तो उसके सामने नेतांक को क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो पहले वाले को मैंने उल्टा किया था इसलिए 1/K1 इंटू ये जैसा था वैसा ही लिया था सेम, और इस K3 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो K3 के पावर में कितना आ गया था 3। तो मेरा K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 K3 की पावर 3/K1। तो कौन सा आंसर आएगा मेरा, फोर्थ। नेक्स्ट है, अभिक्रिया दिया हुआ है के लिए मोलर सांद्रता का प्रयोग करते हुए Kc। तो Kc आपको निकालना है, तो Kc निकालोगे जब तो या फिर डेलेन की वैल्यू यहाँ पे देख लो, प्रोडक्ट कितना है 2 1 3, तो 3 माइनस सामने कितना है 1, कितना आएगा 2, तो जो भी पावर में आएगा वो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड।
यदि तापमान बढ़ाया जाए तो साम्य स्थिरांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये है फोर्थ आंसर। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की प्रकृति के आधार पर वह बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर शोषी है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए और क्षेपी है तो टेम्परेचर घटना चाहिए, अगर आपको साम्य स्थिरांक अब बढ़ रहा है तब। अब साम्य, रासायनिक साम्य के अनुसार क्या कहता है रासायनिक साम्य? रासायनिक निकाय के साम्य अवस्था प्राप्त करने पर अग्र अभिक्रिया के दर पश्च अभिक्रिया के समान हो जाती है, ये सही है। एक निकाय अग्र या पश्च अभिक्रिया द्वारा साम्य अवस्था प्राप्त करता है, दूसरा भी सही है। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर मेरा हो जाएगा तीसरा, चौथा ऑप्शन क्या दिया है? अब दोनों सही है तो आंसर तो मेरा थर्ड हो ही जाएगा। ठीक है। अब सातवां बोला है Kp इज ग्रेटर देन Kc कब होगा? तो Kp इज ग्रेटर देन Kc कब होगा? जब डेल एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? पॉजिटिव। अब देख लो किस में पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे कितना है 2 और 1, 3 माइनस 2 कितना आ रहा है +1, तो इसका तो पॉजिटिव है। बाकी का इसका उत्पाद कितना है 1, अभिकारक 2, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे उत्पाद 2, अभिकारक 2, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 1 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, तो आंसर मेरा पॉजिटिव में केवल और केवल फर्स्ट आ रहा है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया है 2016 या 17 में, उस क्वेश्चन को ऐड करना भूल गई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को ऐड कर दूँगी, जिसमें ये पूछा है शायद कि किस वैल्यू में Kp इज इक्वल टू Kc होगा। मैं वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगी और उम्मीद करूँगी आप लोग से बन जाए। नेक्स्ट दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन। क्या दिया है? यदि CaOH2 COH2O K1 60 दिया है इसके लिए K2 180 दिया है, तो ये जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन क्या है मेरा? ये इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा? तो क्या होगा? तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। थर्ड को पहले देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है CO2 प्लस H2 CO प्लस H2। पहले और दूसरे से क्या मैं तीसरा निकाल सकती हूँ? तो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है CO यानी CaO प्लस H2 और दिया हुआ है CO प्लस H2O। वैसे ही दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरे को अगर मैं पलट देती हूँ, इसको पलट दो, तो क्या लिख दूँगी मैं? CO प्लस CO2 और इधर क्या आ जाएगा? CaO प्लस CO। क्या कटेगा? ये CO कट गया और CaO कट गया, बचा क्या? CO2 H2। यहाँ पे क्या बचा? तो CO2 और H2, और इधर क्या बचा? CO और H2। यानी कि अगर दूसरे रिएक्शन को मैं उलट रही हूँ, यानी 1/K2, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं K इज इक्वल टू लिखूँ तो K1 इंटू 1/K2 लिखना पड़ेगा। वैल्यू K1 का कितना दिया है? 60 इंटू K2 का कितना है? 180, तो ये तो कट गया। अब 18 से डिवाइड कर दो 6 को, तो कितना आएगा? 0.0। 83 का 3 जा 54, फिर 3 जा 54, तो कितना आ जाएगा? 0.33। किसकी वैल्यू? K की। तो आंसर मेरा हो जाएगा फोर्थ, यानी कि 0.33। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व कराए हैं। उम्मीद